नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 का चक्रव्यूह। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। एक मंच बनाने की कोशिश लगातार जारी है। देश में महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। किसानों और युवाओं के साथ धोखा हुआ है। आज देखिए उत्तर प्रदेश कहां जा रहा है। कई सवालों के जवाब बीजेपी को देने होंगे। जीएसटी की छापेमारी से व्यापारी परेशान हैं। पहले जीएसटी लगाओ, फिर छापे मरवाओ। जनता ने नकारात्मक राजनीति को खत्म किया है। किसानों का धान नहीं खरीदा गया। हजारों करोड़ों की सड़क पर जानवर घूम रहे हैं। तो कई तरह के आरोप लगाए हैं अखिलेश यादव की ओर से बीजेपी पर। और अखिलेश यादव का ये आक्रामक रूप दिखाई दे रहा है। कई सवाल पूछे हैं बीजेपी से और ये कहा है सीधे तौर पर सवाल पूछकर कि इन तमाम सवालों का जवाब बीजेपी को देना होगा। मैं मैनपुरी के मतदाताओं का धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन परिस्थितियों में जब नेताजी नहीं थे, नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि दी है ऐतिहासिक वोटों से जिता करके। डिम्पल यादव तीसरी बार लोकसभा की सांसद बनी हैं और इस बार का चुनाव बहुत अलग था। जहां नेताजी के बिना हम लोग लड़ रहे थे, लोगों ने नेताजी को याद करके नेताजी का काम, नेताजी ने जो घर परिवार जिस तरीके से वो संपर्क बना कर रखा उसकी वजह से, और मैनपुरी को एक पहचान दी नेताजी ने। शासन लड़ रहा था, प्रशासन पूरी ताकत लगाए हुए था। पता नहीं उन्हें जो बाहर से फोर्स आई थी, सेंट्रल फोर्स, उसको कौन बताता था कि ये समाजवादी गांव है, इसी में आप जाइए पेट्रोलिंग करिए। इलेक्शन कमीशन का काम ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान करने आएँ। और अक्सर आपने देखा होगा चुनाव से पहले इस कोशिश के लिए वो कई बार सेमिनार्स करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, जगह जगह जाते हैं, जगह जगह ऐड देते हैं, टीवी में प्रचार करते हैं। लेकिन पहली बार ऐसा देखने को मिला है मैनपुरी में, खतौली में भी इनफैक्ट, और रामपुर में, कि मतदाता वोट डालने ना आए। और हम लोग समय समय पे इलेक्शन कमीशन को सूचना देते रहे। भारतीय जनता पार्टी एक तो सबसे बड़ी झूठ बोलने वाली पार्टी है। अगर आप दिमाग में ये रखेंगे ये झूठ बोलने वाली पार्टी है तो आप उनसे लड़ सकेंगे। दूसरा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो संविधान है, जो उसमें अधिकार मिले हैं, समय समय पे जो वंचित लोग हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, उनके खिलाफ लगातार सरकार काम कर रही है। विकल्प बने, एक ऐसा फ्रंट हो या ऐसी कोई पार्टी का समूह हो जो भारतीय जनता पार्टी ने देश को चरम सीमा पर जो सामने महंगाई ला दिया, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है। उत्तर प्रदेश का देख लिया हाल ही कुछ और है। गरीबों को कौन पूछ रहा है? जब वोट चाहिए था तो चना मिल रहा था, रिफाइंड तेल मिल रहा था, नमक की कसम दिलाई जा रही थी। और अब जब वोट मिल गया, सरकार बन गई, तो चना गायब हो गया, रिफाइंड तेल गायब हो गया। मैं मैनपुरी के हमारे साथ पीयूष तिवारी ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता लाइव बने हुए। पीयूष तिवारी, एक तो अखिलेश यादव दिल्ली पहुंचे क्योंकि डिम्पल यादव को शपथ दिलाई जानी थी, लेकिन दिल्ली पहुंच करके उन्होंने एक संदेश जरूर दे दिया है कि एक मंच बनाने की जरूरत है, सभी को साथ आने की जरूरत है। और सभी जब साथ आएंगे तो कई सवाल बीजेपी से भी पूछे जाएंगे और उनका जवाब बीजेपी को देना होगा। कुल मिलाकर के बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। जी बिल्कुल, देखिए अखिलेश यादव जब भी दिल्ली आते हैं तो आमतौर पे वो अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हैं। चूंकि आज ऐसा मौका था जब डिम्पल यादव ने आज संसद भवन के अंदर उन्हें लोकसभा उपचुनाव में जीत दर्ज करने के बाद उन्हें सांसद पद के लिए शपथ दिलाई गई। उसके बाद कार्यकर्ताओं का हुजूम कहीं ना कहीं दिल्ली स्थित आवास लगा रहा, बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। इसी बीच मीडिया से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने तमाम तरीके की बातें कही। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार सिर्फ आरोप लगाती है और उन्होंने सीधे तौर पर दोनों उपचुनाव के, अगर हम बात करें, चाहे मैनपुरी की बात करें या रामपुर की बात करें, खतौली की बात करें, अखिलेश यादव ने कहा कि रामपुर में जानबूझकर एक कोई लोकल अधिकारी होता था और उसके पीछे तमाम तरीके की पुलिस फोर्स लगा दी गई और चुनाव कहीं ना कहीं निष्पक्ष रूप से नहीं होने दिया गया और हमारे वोटरों को वोट डालने नहीं दिया गया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार कहती है कि इन्वेस्टर समिट कराती है और व्यापारियों को उत्तर प्रदेश में बुलाने का प्रयास करती है, लेकिन दूसरी तरफ जीएसटी बढ़ा दिया जाता है और व्यापारियों को परेशान किया जाता है। तो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने हमला बोला है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जब चुनाव आते हैं तो तेल बांटने लगती है सरकार, राशन बांटने लगती है, तमाम तरीके की लोक लुभावने वादे भारतीय जनता पार्टी सरकार करती है, लेकिन चुनाव जैसे ही खत्म होते हैं तो ये सारी चीजें खत्म हो जाती है। इसके साथ ही जब मायावती को लेकर उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी मजबूत है और समाजवादी पार्टी चाहती है कि
2024 में और समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ उतरेगी और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को 2024 में शिकस्त देने के लिए जो भी जरूरी कदम है वो समाजवादी पार्टी उठाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो शिवपाल यादव को लेकर भी उन्होंने कहा कि जल्द ही चाचा शिवपाल यादव को हम कोई बड़ी जिम्मेवारी देने जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने स्पष्ट तौर पे नहीं बताया कि आखिर शिवपाल यादव को क्या कुछ जिम्मेवारी दी जाएगी। तो निश्चित तौर पे एक मिलीजुली जो प्रतिक्रिया है वो अखिलेश यादव की तरफ से दी गई है और जिस तरीके से आज तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो आज साइडलाइन कर दिया गया था और अब जब चाचा शिवपाल की बदौलत मैनपुरी में जीत मिली है तो अब चाचा शिवपाल को बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी चल रही है। जी बिल्कुल, आप देखिए किस तरीके से रस्साकसी निकलकर सामने आई थी। विधानसभा चुनावों की बात करें, उसके बाद की बात करें, कई बार एक दूसरे पर टिप्पणियां भी हुई बिना नाम लिए हुए। तो निश्चित तौर पे शिवपाल यादव ने एक तरीके से संकेत भी दे दिया था कि वो दूसरी पार्टी के साथ भी जा सकते हैं। लेकिन एकाएक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद कहीं ना कहीं एक जब उपचुनाव हुआ मैनपुरी का, उसके बाद शिवपाल यादव और अखिलेश यादव साथ नजर आए और उनकी पार्टी का विलय हो गया। तो निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी या खुद अखिलेश यादव को अब लगता है कि जो पहले समाजवादी पार्टी थी अब वही समाजवादी पार्टी हो गई है। लेकिन एक वक्त ऐसा था जब अखिलेश यादव और शिवपाल यादव एक दूसरे को शायद पसंद नहीं करते थे और सार्वजनिक मंचों पर भी ये बातें निकलकर सामने आ चुकी थी। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं अब अखिलेश यादव अपने आप को मजबूत स्थिति में देखते हैं और यही कारण है कि आज जब वो बयान दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि शिवपाल यादव की अगर हम बात करें या उनके चचा का जिक्र करते हुए अपने कहा कि हम अब मजबूत स्थिति में है, पहले भी मजबूत स्थिति में थे, लेकिन शिवपाल जी के आने के बाद से समाजवादी पार्टी और मजबूत होगी और 2024 में हम भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देंगे। तो निश्चित तौर पे आज डिंपल यादव ने शपथ ग्रहण कर लिया है और देखना होगा, चूंकि शीतकालीन सत्र चल रहा है, तो डिंपल यादव अपने क्षेत्र यानी मैनपुरी के लिए क्या कुछ मुद्दे जो है वो लोकसभा में। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। और इसी के साथ साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और बात कर रहे हैं अगली बड़ी खबर की लखनऊ से। कल शिवपाल यादव और अखिलेश यादव में मुलाकात हो सकती है। पार्टी कार्यालय में कल दोनों की मुलाकात हो सकती है। कार्यकर्ताओं के समायोजन से लेकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी और शिवपाल यादव को अहम जिम्मेदारी मिलने को लेकर के भी अहम चर्चा होगी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई कि कल मुलाकात हो सकती है शिवपाल यादव और अखिलेश यादव की और पार्टी कार्यालय में कल दोनों की मुलाकात हो सकती है। कार्यकर्ताओं के समायोजन से लेकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। शिवपाल यादव को अहम जिम्मेदारी मिलने की भी चर्चा है। दोनों पार्टियां कैसे एक साथ चलेंगी या एक ही पार्टी में समायोजन हो जाएगा, प्रसपा एक बार फिर से सपा हो जाएगी, तो ये बड़ा सवाल बना हुआ है। क्या खास होगा, क्या 2024 की तैयारी है, क्या नगर निकाय चुनाव की ये तैयारी है और दोनों चाचा और भतीजा दोनों किस तरह से आगे चलेंगे, उसको लेकर के कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण खबर हम आपको बता रहे हैं, कल शिवपाल यादव और अखिलेश यादव में मुलाकात हो सकती है। तो पार्टी कार्यालय में कल दोनों की ही मुलाकात हो सकती है। कार्यकर्ताओं के समायोजन से लेकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। चूंकि निकाय चुनाव भी नजदीक है और निकाय चुनावों में मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी उतरना चाहती है और निकाय चुनाव बहुत हद तक 2024 के नतीजे तैयार करेंगे। तो निकाय चुनाव पर ज्यादा से ज्यादा काबिज होना, ज्यादा से ज्यादा वोटों को जीतना, ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। स्कंदिता मिश्रा ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बनी हुई है फोन लाइन पर। स्कंदिता, बहुत महत्वपूर्ण खबर है उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई कि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव दोनों की कल मुलाकात हो सकती है। इस मुलाकात के क्या मायने समझे जाएं? देखिए, कल बहुत दिनों के बाद वो दिन आएगा जब शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के कार्यालय में कदम रखेंगे, समाजवादी पार्टी के कार्यालय में जाएंगे और जितने उत्साहित वो हैं उससे ज्यादा उत्साहित उनके कार्यकर्ता हैं और उनके कार्यकर्ताओं को भी वहां पे वो सम्मान जिसकी वो अपेक्षा रखते हैं उसकी उनको उम्मीद है, उत्साह है। तो कल क्योंकि आज डिंपल यादव ने शपथ ग्रहण कर ली है, अखिलेश यादव और डिंपल यादव दोनों के आने का बोला जा रहा है कि कल आएंगे। अखिलेश यादव वो शिवपाल यादव परसों ही आ गए थे, उसके बाद से वो अपने निजी आवास पर हैं।
भी उनके कल शिवपाल यादव और अखिलेश यादव की पार्टी कार्यालय में मुलाकात हो सकती है और कार्यकर्ताओं के समायोजन के लेकर भी विभिन्न मुद्दों पर जो है चर्चा होगी, जिसमें नगर निकाय के चुनाव को लेकर हो सकती है, आने वाले चुनाव को लेकर, और शिवपाल यादव को क्या कुछ अहम जिम्मेदारियां मिलने देंगे अखिलेश यादव, तो उसके बारे में चर्चा होगी। क्योंकि अखिलेश यादव ने भी अब क्लियर स्टेटमेंट दे दिया है कि चाचा को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। तो अब सब लोगों को देखना ये होगा कि कौन सी वो बड़ी जिम्मेदारी है जिसकी बात अखिलेश यादव कह रहे हैं। ठीक है स्कंदिता, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। और 4 की चक्रव्यूह में अगली बड़ी खबर की हम बात कर लेते हैं। गुजरात से अगली बड़ी खबर, भूपेंद्र पटेल ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। गुजरात के सीएम पद के लिए उन्होंने शपथ ली है। लगातार दूसरी बार भूपेंद्र पटेल बने हैं गुजरात के सीएम। प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में शपथ ली है उन्होंने। और शपथ ग्रहण समारोह में कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे हैं। खबर, भूपेंद्र पटेल ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और गुजरात जैसे बड़े राज्य को जीतना बीजेपी के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। वो भी 7वीं बार लगातार गुजरात में बीजेपी की सरकार बन रही है। लखनऊ से अगली बड़ी खबर, जीएसटी की छापेमारी पर फिलहाल रोक लग गई है। यूपी सरकार ने कार्रवाई पर रोक लगा दी है। छापेमारी को लेकर व्यापारियों में आक्रोश दिखाई दे रहा है। कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन भी व्यापारी कर रहे हैं। कार्रवाई पर अगले 72 घंटे तक रोक रहेगी। तो बता रहे छापेमारी को लेकर व्यापारियों में आक्रोश दिखाई दे रहा है कार्रवाई के खिलाफ, क्योंकि व्यापारी प्रदर्शन कर रहे थे और व्यापारी अपनी दुकानों को बंद करके सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ मनीष मिश्रा संवाददाता लाइव बने हुए हैं। मनीष, क्योंकि जीएसटी की छापेमारी के दौरान व्यापारी परेशान हो रहे थे और उन्होंने प्रदर्शन भी किया सड़कों पर आकर के अपनी दुकानों को बंद करके, क्या इसी प्रदर्शन को देखते हुए सरकार की ओर से यह फैसला लिया गया है कि इस छापेमारी को फिलहाल के लिए बंद किया जाए? देखिए, निश्चित तौर से जिस तरीके से जो व्यापारी संगठन थे, तमाम संगठन है प्रदेश भर में, उन सबने एक आह्वान किया था कि हम इसका विरोध करेंगे और लगातार इसका विरोध प्रदर्शन करते नजर आए थे। हमने देखा था कल भी जिस तरीके से जीएसटी की छापेमारी हुई थी और प्रतिष्ठानों पे उनके व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की जाती थी, उसके साथ ही कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन हो रहा था। जो व्यापारी थे वो अपनी दुकानें बंद कर रहे थे, रोड पे आके प्रदर्शन कर रहे थे, लगातार भी उन्होंने करते हुए नजर आए थे। तो कहीं ना कहीं एक विरोध का जो स्तर था वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आया था। और उसी को लेते हुए जो प्रशासन है, उत्तर प्रदेश सरकार है, उसने स्टेट जीएसटी पे तरीके से व्यापारियों को लामबंद होते हुए देखा जा रहा है कि व्यापारी एकजुट होते जा रहे थे और जीएसटी के जो उनके प्रतिष्ठानों पे जो छापेमारी हुई थी उसका कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे। जो व्यापारी है उनका कहना था कि ये जानबूझ के की जा रही है, टारगेट किए जा रहे हैं व्यापार के जो व्यापारी हैं, समुदाय के उनको टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि सॉफ्ट कॉर्नर होते हैं। उन्होंने कोरोना के दंश भी झेला था, उसके बाद भी सरकार के साथ खड़े होते हैं और सरकार अब उनके साथ दो मुहा रवैया करते हुए नजर आ रही है। तो उसी को देखते हुए कहीं ना कहीं ये प्रदर्शन उग्र होते जा रहे थे, लगातार इसका विरोध प्रदर्शन होता जा रहा था। अपनी प्रतिष्ठान को बंद करके सड़कों पर उतर आए थे व्यापारी। तो कहीं ना कहीं सरकार इस समय कहीं ना कहीं बैक फुट पे नजर विपक्ष इसको मुद्दा उठाया हुआ है। आप अखिलेश यादव की बात करेंगे, पाल यादव की बात करेंगे, मायावती ने कई बार ट्वीट किया कि जिस तरीके से इस समय जीएसटी का जो छापेमारी हो रही है वो कहीं ना कहीं व्यापारियों के ऊपर उत्पीड़न तक का आरोप लगाया सरकार के द्वारा। तो कहीं ना कहीं क्योंकि आप निकाय चुनाव करते हैं और व्यापारी समुदाय जो होता है, व्यापारी संगठन बहुत ज्यादा उनके नहीं एकजुटता होती। तो कहीं ना कहीं अगर आप सॉफ्ट कॉर्नर नहीं होना चाहती हैं, सरकार शायद जो छापेमारी है उसको रोक व्यापारियों से बात करेंगे, उनके जो इसका जो आगे का जो नतीजा निकलेगा। ठीक है, 72 घंटे के अभी फिलहाल जो राहत हो जाता है कि व्यापारियों से पूछना कि आखिरकार वो क्यों परेशान हैं और क्या उन्हें परेशानी है जीएसटी की छापेमारी से, पूछ करके जो भी निर्णय निकलेगा उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ा जाएगा। ठीक है मनीष, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। और इसी के साथ साथ आगे बढ़ रहे बात करें अगली बड़ी खबर की लखनऊ से। लखनऊ के सरोजनी नगर से बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह ने आज 55 प्राथमिक विद्यालयों को 5-5 झूलों की सौगात दी है और इस दौरान बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह ने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत की, आपको दिखा देते हैं।
हमारे साथ राजेश्वर सिंह जी हैं जो विधायक सरोजनी नगर से। सर, आज बच्चों को लेकर के और सौगात दी गई, आगे क्या कुछ बड़ा रणनीति बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बच्चे घर से निकलें, खेलें, स्कूलों में आए। मेरे यहाँ लगभग 22,000 बच्चे पढ़ते हैं 193 प्राइमरी स्कूल्स में। तो मेरा लक्ष्य है सारे स्कूलों में उनके खेलने के लिए संसाधन होने चाहिए। इसीलिए मैंने अभी तक 55 स्कूलों में ये झूले स्थापित कराए हैं, बाकी स्कूलों में भी कराऊंगा। कोविड के टाइम देखा गया कि बच्चों का टीवी देखने का समय बढ़ता जा रहा है। जो पहले 1 घंटा 46 मिनट होता था वो बढ़ के अब 2 घंटा 46 मिनट हो गया है, मतलब 4 घंटे के करीब हो गया। 146 मिनट से 246 मिनट, ये गलत है। मोबाइल पे टाइम जो पहले 3 घंटा 7 मिनट होता था ये बढ़ के 4 घंटे से ऊपर हो गया है, गलत है। बच्चों को खेलने आना चाहिए, फील्ड में आना चाहिए। इसीलिए मैं स्पोर्ट्स लीग भी ऑर्गेनाइज करा रहा हूं, जो लगातार आप देख रहे होंगे बास्केटबॉल टूर्नामेंट चल रहा है, सारे स्कूल्स उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मेरा मानना है बच्चों को, युवाओं को खेल के मैदान में आना चाहिए, खेलना चाहिए और स्वस्थ रहना चाहिए। सर, एक और डिमांड आपने की थी मंडी को लेकर के, आप मुख्यमंत्री से मिले भी थे, वो कहाँ तक अभी तक पहुंची है? नहीं, सब बनेगी। मंडी के लिए मुझे आश्वासन मिला है, वहाँ शासन से मंडी स्थापित की जाएगी। क्षेत्र में बहुत काम हो रहे हैं, लॉजिस्टिक पार्क्स आ रहे हैं, क्षेत्र में यूनिवर्सिटी का एग्रीकल्चरल कैंपस आ रहा है, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस आ रहा है, NCDC आ रहा है, स्पोर्ट्स स्टेडियम आ रहा है। लगातार सब चीज़ों की स्वीकृति हो गई। सरोजनी नगर का हर तरफ से विकास हो रहा है। सर, अखिलेश यादव ने बयान दिया है कि पेंडुलम वाले चाचा ने भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को, भाजपा को हिला दिया। अरे पार्टी उनकी हिली हुई है, उनकी पार्टी में है क्या? लोकसभा हार चुके हैं, विधानसभा हार चुके हैं, बाई इलेक्शन सब हार चुके हैं। एक इलेक्शन अपनी जगह से जीतना कुछ नहीं होता। उनका भविष्य लिखा हुआ है। उनकी राजनीति जो है जातिवाद की, परिवारवाद की, तुष्टीकरण की, उसको जनता ठुकरा चुकी है। उनकी पार्टी का और उनका कोई भविष्य नहीं है। निश्चित तौर पर ये राजेश्वर सिंह जी हैं जो सरोजनी नगर से विधायक हैं। साथ ही साथ आज बच्चों को लेकर के एक बड़ी सौगात दी है। बच्चों 55 स्कूलों को 5-5 झूले की सौगात दी। साथ ही साथ बच्चों को लेकर के कहना है कि बच्चे जो हैं खेले कूदे और बेहतर भविष्य बनाए। साथ ही साथ इसके अलावा मंडी को लेकर के उनका क्या है कि शासन से उनकी बातचीत चल रही है और जल्द ही उनके क्षेत्र में एक मंडी भी खुलेगी। लखनऊ से लक्ष्मण कुमार सहयोगी ज्ञान के साथ। और रायबरेली से अगली खबर आपको बता रहे, गालीबाज चेयरमैन का वीडियो वायरल हुआ है। विधायक को भद्दी भद्दी गालियां दी गई हैं। परसेतपुर नगर पंचायत से चेयरमैन है विनोद कौशल। विधायक अशोक कोरी को गाली देने का वीडियो बताया जा रहा है। सलोन से बीजेपी विधायक है अशोक कोरी। तो विधायक को भद्दी भद्दी गालियां दी गई हैं। परसेतपुर नगर पंचायत से चेयरमैन है विनोद कौशल। विधायक अशोक कोरी को गाली देने का वीडियो बताया जा रहा है। रायबरेली से बड़ी खबर, गालीबाज चेयरमैन का वीडियो वायरल हो रहा है। गालीबाज चेयरमैन विधायक को भद्दी भद्दी गालियां दे रहा है। 4 की चक्रव्यूह में अगली बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं लखनऊ से। लोक निर्माण विभाग में अशोक कन्नौजिया का जलवा कायम है। चीफ इंजीनियर अशोक कन्नौजिया ने लिया लखनऊ मध्य की चीफ का चार्ज और NH जोन की चीफ इंजीनियर है अशोक कन्नौजिया और NH जोन के बाद अब लखनऊ मध्य क्षेत्र की चीफ का भी उन्होंने चार्ज लिया है। 23 साल से लखनऊ मंडल से बाहर तबादला उनका नहीं हुआ है। ट्रांसफर पोस्टिंग के खेल में अशोक कन्नौजिया की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 23 साल से लखनऊ मंडल से बाहर इनका तबादला ही नहीं हुआ है। ट्रांसफर पोस्टिंग के खेल में भी अशोक कन्नौजिया की भूमिका की चर्चा थी। तो लोक निर्माण विभाग में अशोक कन्नौजिया का जलवा कायम है। चीफ इंजीनियर अशोक कन्नौजिया ने लखनऊ मध्य के चीफ का चार्ज संभाल लिया है। हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर मनीष पांडे जुड़ चुके हैं। मनीष जी, सीधे तौर पर आपसे समझना चाहेंगे कि अशोक कन्नौजिया का जलवा अभी तक कैसे कायम है और उनकी ट्रांसफर भी नहीं हो पाई है। 23 साल से लखनऊ मंडल से बाहर भी कोई तबादला नहीं हो पाया है, तो आखिरकार ये कैसे संभव हो पा रहा है? देखिए, ये अशोक कन्नौजिया जैसे लोग एक तरह से आप कह सकते हैं कि अपवाद हैं विभागों में।
अशोक कनौजिया, चूंकि बात पीडब्ल्यूडी की हो रही है, पीडब्ल्यूडी वही विभाग है जिसमें कुछ दिन पहले ट्रांसफर पोस्टिंग को लेके अभी हाल ही में कुछ महीनों पहले मुख्यमंत्री ने एक जांच कमेटी बनाई थी और उस कमेटी में विभागाध्यक्ष से लेके और मंत्री के ओएसडी के खिलाफ तक कार्रवाई की गई थी और इतिहास में पहली बार लोक निर्माण के हुआ था कि विभागाध्यक्ष को शासन ने निलंबित कर दिया था। उसके पीछे और कोई वजह नहीं थी, बस यही ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल था। और उसके बाद जो निर्णय लिया गया कि जो भी तबादले होंगे सिर्फ पीडब्ल्यूडी में नहीं बल्कि और भी किसी विभागों में, उसकी सहमति के लिए पहले मुख्यमंत्री कार्यालय से अनुमोदन लेना पड़ेगा। तो ये तमाम चीजें बनाई गई थी खासकर इसीलिए कि ऐसे किसी व्यक्ति का या ऐसे किसी शख्स का कहीं तबादला ना हो या कहीं तैनाती ना हो जो नियमों के विपरीत हो। लेकिन वहीं जब हम अशोक कनौजिया की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे ये उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम शासनादेशों से ऊपर हो। साफ तौर से जो कार्मिक विभाग है उसका शासनादेश जारी है, उसमें साफ तौर से ये दर्ज है कि कोई भी जो क्लास 1 का अफसर है वो 4 साल से अधिक एक जिले में नहीं रह सकता और 7 साल से अधिक एक मंडल में नहीं रह सकता। लेकिन अंदाजा लगाइए कि अशोक कनौजिया पिछले करीब 12-13 सालों से जो लखनऊ में ही पोस्टेड है और करीब 23 सालों से वो लखनऊ मंडल से बाहर उनका तबादला नहीं हुआ। तो आप अंदाजा लगाइए कि कितने रसूखदार और कितने जबरदस्त पहुंच वाले हैं कनौजिया साहब। और चूंकि सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि इस मामले में पूरा मुख्यमंत्री ने एक कमेटी बनाई थी और अनुमोदन मुख्यमंत्री कार्यालय का होना था। तो अब ये समझ से परे है कि आखिर वो कौन से लोग हैं, आखिर वो कौन से अफसर हैं मुख्यमंत्री कार्यालय में जो आंख मूंद कर बैठे बड़े हैं, जिन्हें ये पता नहीं है कि वो एक ऐसे शख्स को एक ऐसी डिवीजन का चार्ज दे रहे हैं जो तमाम नियम कानूनों को तोड़ते हुए, तमाम शासनादेशों को धाता बताते हुए वर्षों से तैनात है। तो बहुत सारी चर्चाएं भी हैं अशोक कनौजिया को लेके कि करीब 30,000 करोड़ का जो एक अकेला जोन है एनएच, उसके इकलौते मालिक हैं और बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन थोड़ा सा ये समझ से परे कि आखिर क्यों अशोक कनौजिया की पोस्टिंग हुई, कितने बड़े चार्ज के बाद दूसरा चार्ज क्यों दिया गया और आखिर किन लोगों के शह पे ये शासनादेश या ये तैनाती की गई है। ठीक है मनीष जी, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ रहे हैं लखनऊ से अगली खबर। प्राधिकरण की जोन में 6 जोन में बुलडोजर चल रहा है और यजदान पर एक बार फिर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो गई है। पुलिस बल के साथ प्राधिकरण की टीम अवैध निर्माण गिरा रही है। नजूल की जमीन पर तैयार हुआ है अवैध अपार्टमेंट। प्रयाग नारायण रोड पर यजदान अपार्टमेंट पर कार्रवाई हो रही है। बड़ी खबर अब आपको बता रहे, पुलिस बल के साथ प्राधिकरण की टीम अवैध निर्माण गिरा रही है। नजूल की जमीन पर अवैध अपार्टमेंट तैयार हुआ था और इसी अवैध अपार्टमेंट पर कार्रवाई चल रही है ध्वस्तीकरण की। प्रयाग नारायण रोड पर यजदान अपार्टमेंट पर कार्रवाई चल रही है। नीलेश चौहान बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता फोन लाइन पर। नीलेश, क्या अपडेट है पूरी खबर में? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि एक बार फिर से लखनऊ विकास प्राधिकरण का जो बुलडोजर है याजदान बिल्डर की जो अवैध बिल्डिंग है, मानकों के विपरीत बनी हुई बिल्डिंग है, उसको ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करने पहुंच गया और लगातार कार्रवाई चल रही है। इससे पहले देखा गया कि जब भी लखनऊ विकास प्राधिकरण की कोई ध्वस्तीकरण का दस्ता जब पहुंचता था तो वहां पर वकील और याजदान बिल्डर जो है वो वहां पर उसको रोकने पहुंच जाते थे, कोर्ट का हवाला देते थे। लेकिन इस बार जो है लखनऊ विकास प्राधिकरण पूरी तैयारी के साथ याजदान बिल्डर की बिल्डिंग के बाहर पहुंचा है, जहां पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई निरंतर चल रही है। अब देखना होगा कि हाई कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला लिया जाता है और किस तरीके से जो है पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। ठीक है नीलेश, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। और फिलहाल 4 के चक्रव्यूह में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।